अब हम देखते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? बेसिकली एक बॉडी है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी अपने डिस्टेंस से डिस्प्लेस होती है, थ्रू सम डिस्टेंस वो बॉडी डिस्प्लेस होती है, तो उसको हम बोलते हैं वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ लिख के इसकी। वर्क इज said to be done, work is said to be done by a force when a body displaces through actually some distance in the direction of applied force, in the direction of applied force। तो ये होता है बेसिकली वर्क। ठीक है, जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, फिगर बनाती हूँ। ये एक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे लग रही है फोर्स F, ठीक है। अब ये बॉडी जो है डिस्प्लेस हो रही है कुछ डिस्टेंस से, ठीक है, F cos थीटा। अब ये बॉडी डिस्प्लेस हुई कुछ डिस्टेंस से, जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो दिस वन, ठीक है। अब ये बॉडी यहां से यहां पर डिस्प्लेस हुई कुछ डिस्टेंस से, तो वो आ गया यहां पर S, ठीक है। तो यहां से वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स F cos थीटा, और यहाँ पर आ गया S। और जब cos थीटा होता है तो डॉट प्रोडक्ट होता है, और जब sin थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर आ गया F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब हम स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, या जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, तो क्या होता है वो हम देखते हैं। अब हमने फॉर्मूला देखा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, F S cos थीटा। अब फर्स्ट केस हम लेते हैं जब थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। अब cos 0 क्या होता है? 1, तो थीटा की वैल्यू 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा? Fs, मतलब यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर वर्क डन है Fs cos थीटा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू जो है वो है 90, मतलब वर्क डन हो रहा है परपेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 0, क्योंकि cos 90 जो है वो होता है 0। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, वर्क इज इक्वल्स, मतलब W इज इक्वल्स टू Fs cos थीटा, और जब थीटा 180 तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ देखो वर्क डन क्या हो जाएगा? Fs, वो भी माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जब थीटा की वैल्यू 0 है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव है, जब 90 है तो 0 है, और जब 180 है तो नेगेटिव है। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि वर्क डन है हमारा पॉजिटिव, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। अब जब हमारा वर्क है नेगेटिव, मतलब हमारा नेगेटिव वर्क डन है, तो क्या हो जाएगा उसका एग्जाम्पल? when driver apply brake to his moving truck या to his moving bus, ठीक है। और जब वर्क डन हमारा 0, मतलब वर्क हो ही नहीं रहा, मतलब परपेंडिकुलर उसके है, तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? अ मैन वॉकिंग विद लोड ऑन हिज हेड, ठीक है। देखो ऐसे हेड पे लोड है और मैन जो है वो वॉक कर रहा है, तो उस टाइम पे जो वर्क होगा हमारा वो क्या होगा? 0 होगा। अब हम वर्क की डायमेंशन की बात करते हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। जैसे आप देखो, वर्क हमने देखा यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का क्या है? हमने देखा था MLT -2, और सेकंड डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा? L, है ना। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वर्क का वो क्या हो जाएगा? ML2T -2। अब हम देखते हैं SI यूनिट और CGS यूनिट ऑफ वर्क। बेसिकली जब हमने फोर्स पढ़ी थी इससे प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हमने देखा था कि जो फोर्स की SI यूनिट है वो है न्यूटन, और जो फोर्स की CGS यूनिट है दैट इज डाइन, ठीक है, वो है डाइन। अब ऐसे ही वर्क है, हमने 1 न्यूटन देखा था, क्या है 1
डाइन हमने देखा था, क्या उनके बीच का हमने रिलेशन देखा था। ऐसे ही हम देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क और उनके बीच का क्या रिलेशन होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो जो एसआई यूनिट है वर्क की वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। और फोर्स की क्या देखी थी हमने? न्यूटन। तो इसकी क्या होती है? JOULE, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। अब 1 जूल जो 1 जूल है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अब फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की एसआई यूनिट है जूल, तो 1 जूल क्या होगी? वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी हमारी? 1 फोर्स क्या हो जाएगी? 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? 1 मीटर। तो 1 न्यूटन, न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो ये तो हो जाएगी हमारी 1 जूल। ये हो जाएगी हमारी एसआई यूनिट। अब हम सीजीएस यूनिट जो होती है वर्क की वो होती है अर्ग, ERG, अर्ग। ठीक है। अब वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन displaces a body through a distance of 1 centimeter in the direction of applied force। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब हम रिलेशन देखते हैं जूल एंड अर्ग के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि अब देखो 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल था? 10 रेज टू द पावर 5 डाइन इसके इक्वल था और साथ में है 1 मीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर क्या आ जाएगा हमारा? 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 10 रेज टू द पावर ऐड हो जाएगी 7। डाइन और सेंटीमीटर किसके इक्वल है? अर्ग के। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले डाइन सेंटीमीटर। तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा? 10 रेज टू द पावर 7 और ये किसके इक्वल है हमारा? अर्ग। तो ये हमारा हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमने वर्क देखा, उसकी डायमेंशन देखी एंड उसकी एसआई यूनिट्स हमने देखी। अब हम देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले नॉन कंजर्वेटिव हम देखते हैं कि अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव जब वर्क होगा, वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन अ मूविंग बॉडी, और वो बॉडी डिस्प्लेस होगी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। अब जैसे मैंने आपको फिगर बनाया था वर्क में कि एक बॉडी इस पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। तो उस पोजीशन के बीच का जो पाथ होगा तो ये उस पर क्या करेंगे? डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन पाथ। तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका एग्जांपल हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्सेस। क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल? फ्रिक्शनल फोर्सेस। नेक्स्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स, जो वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन अ मूविंग बॉडी और वो डिस्प्लेस होती है। तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, एक बॉडी डिस्प्लेस हुई एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो जो पहले उसकी इनिशियल पोजीशन थी जब वो फाइनल तक पहुंची, तो जो ये बीच का पाथ है इस पे डिपेंड ना करके इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वो डिपेंड करे, तो वो होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस। डिपेंड मतलब ये डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ पाथ पे। ठीक है। नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पाथ, ये डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब हम देखते हैं पावर। पावर क्या होती है? तो पावर ऑफ अ पर्सन और मशीन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन बाय इट। ठीक है। तो वो होती है पावर कि कितने टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि पावर क्या होती है। पावर ऑफ अ पर्सन और मशीन is defined as the time rate at which work is done। ठीक है, वर्क डन बाय इट। तो ये होती है पावर। अब अगर हम पावर के फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू W बाय टी, और यहाँ पर हम dW बाय dt लेते हैं स्मॉल वर्क डन।
ठीक है। अब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा F/d/s/dt। अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा F डॉट, तो यहां से P हो जाएगा हमारा F डॉट V। ठीक है, और पावर जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, P और आप ये देखो, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी के इक्वल होता है। तो यहां से देखो फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और जो पावर है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम डायमेंशन की बात करते हैं कि पावर की डायमेंशन क्या होती है, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। अब आप ये देखो क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क क्या क्या होता है, mL/T-2। इससे पहले हमने किया था वर्क का डिवाइड बाय टाइम, तो क्या आ जाएगा T। तो यहां से इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा mL/T-3। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। अब हम यूनिट्स की बात करते हैं, जो पावर की यूनिट होती है। अब आप ये देखो, पावर इज इक्वल्स टू W/T ये होता है, और पावर की जो ऐसा यूनिट है वो हो जाएगी वाट। ठीक है, ऐसा यूनिट हो जाएगी वाट, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, WA+T। अब 1 वाट क्या होगी, 1 वाट क्या होता है, जब इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, जब 1 जूल वर्क होता है 1 सेकेंड में, देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट। तो उसको हम पावर को 1 वाट बोल सकते हैं। ये तो इसकी ऐसा यूनिट होगी। अब हम सीजीएस यूनिट देखते हैं। तो सीजीएस यूनिट जो है पावर की वो होती है 1 अर्ग सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब आप ये देखो कि P है 1 वाट इक्वल्स टू W/T है, तो W की हो गई 1 जूल और टाइम की हो गई 1 सेकेंड। और यहीं पर अगर हम सीरियस यूनिट की बात करें तो जूल के प्लेस में अर्ग आ जाएगा और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है ऑल अबाउट पावर। हम देखते हैं एनर्जी। एनर्जी बेसिकली क्या होती है, बॉडी की एबिलिटी होती है वर्क करने की। ठीक है, तो हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू डू वर्क, ठीक है, वर्क करने की एबिलिटी होती है, इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो ये होती है हमारी एनर्जी। अब हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं एनर्जी में, जैसे कि हीट एनर्जी हो गई हमारी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो हम ऐसे कुछ यूनिट्स की बातें करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी हीट एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी में क्या हो जाएगा, देखो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। उसमें आ जाएगा 1 वाट आवर और 1 वाट मल्टीप्लाई 1 आवर। अब आप देखो कि 1 वाट किसके इक्वल होता है, हमने पावर में पढ़ा है 1 जूल बाय 1 सेकेंड और आवर 1600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो ये हो गया 3600 जूल। ये किस में हो गया हमारा, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि ये थी 1 वाट आवर की, अब हम बात करते हैं 1 किलो वाट आवर की। तो इसमें हो जाएगा हमारा 10 की पावर 10⁻³ वाट आवर, और वाट आवर की हमने क्या देखा जूल में 3600 जूल। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये हमारी 1 किलो वाट आवर की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 1 वोल्ट। एक चार्ज का कितना एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही होता है, मल्टीप्लाई में 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और अब आप ये देखो कि कूलम और जो वोल्ट है वो होता है हमारा जूल के इक्वल, तो ये आ जाएगा जूल। अब हमने अलग अलग एनर्जी की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देखी है, जैसे कि हमने हीट एनर्जी देखी है 4.2 जूल, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखी है उसमें 1 वाट आवर देखा है 3600 जूल, किलो वाट आवर में देखा है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखा है हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, जो एनर्जी पोजेस्ड होती है बाय अ मोशन उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ एम वी स्क्वेयर, ये हमें पता है। अब हम एक बार इसका प्रूफ देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वेयर है वो आई कैसे, है ना, इसका प्रूफ भी तो होगा, तो वो हम देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ बॉडी, हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं जिसका मास है एम। लेट अस कंसीडर अ बॉडी हैविंग मास एम इनिशियली एट रेस्ट। वो इनिशियली क्या है? रेस्ट पर है, ठीक है, मीन्स जो हमारी u है वो क्या है? 0 है, इनिशियली एट रेस्ट। आ फोर्स F, जब हम फोर्स F को अप्लाई करते हैं, अप्लाइड ऑन इट, जब हम फोर्स F को अप्लाई करते हैं बॉडी पे, अप्लाइड ऑन विच, अप्लाइड ऑन इट विच डिस्प्लेसेस सम, मतलब वो क्या करती है? विच रिजल्ट्स इन सम डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो वो डिस्प्लेस करती है बॉडी को, जिसको बोलेंगे s, एंड गिविंग इट्स फाइनल स्पीड, जिसको बोलेंगे v। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कंसीडर की है। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं हम क्या होगा। अब आप ये देखो, हमें पता है कि जो फोर्स है वो इक्वल होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारा वर्क डन हो जाएगा MAS। हमने F के प्लेस पर MA पुट कर दिया। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने पता है 3 इक्वेशन होती है हमारी, तो उसमें से ही एक इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो वो हमारी इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब u की वैल्यू तो क्या है? हमारी 0 है, तो यहाँ से v स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2as, और यहाँ से as की जो वैल्यू है वो हो जाएगी v स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे जो as की वैल्यू v स्क्वायर बाय 2 है उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, w इज इक्वल्स टू m as के प्लेस पे v स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर हमारी वर्क डन हमारा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे ke काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके इक्वल हो गई? mv स्क्वायर बाय 2 मीन्स हाफ mv स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसको मोमेंटम की फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि देखो काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर बाय 2 है, तो इसको हम m से मल्टीप्लाई करेंगे, m से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m, और mv का प्रोडक्ट होता है हमारा लीनियर मोमेंटम, जिसको p से डिनोट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है p स्क्वायर बाय 2m मोमेंटम की फॉर्म में, ठीक है।